प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से वही बहुविकल्पीय प्रश्न, खास करके माइनर वाले बच्चों के लिए, जो इस बार परीक्षा में अवध विश्वविद्यालय में लागू किया गया है। चलिए 135 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग आज शुरुआत करेंगे 136 नंबर से। चलिए, नाटो क्या है? नाटो है मित्रों सैनिक संगठन है। आप जानते हैं वही नाटो जो अमेरिकी गुट वाला है। ठीक है, एक सैनिक संगठन है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगला है 135 नंबर। नाटो का पूर्ण नाम है वही जो अभी बता चुके हैं आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगला प्रश्न है, नाटो का अध्यक्ष कौन है? मित्रों, नाटो का अध्यक्ष जो है अमेरिका है। क्योंकि देखा जाए तो देशों में अध्यक्ष जो है अमेरिका है, नाटो संगठन का हेड। लेकिन जो नाटो सेना होगी, ये उसका अध्यक्ष आप लोग मत समझिएगा, उसका अध्यक्ष कोई न कोई जो है जनरल ही होगा। ठीक है, लेकिन जो नाटो जो पूरा संगठन है राष्ट्रों का, उस संगठन का जो हेड है वो है अमेरिका। ठीक है, चलिए, नाटो देशों का, न कि नाटो सेना का। अगला है, नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, नाटो के विकल्प के रूप में सोवियत संगठन था, वो है वार्सा पैक्ट। मित्रों, आपको सब एक बार हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि देखिए, जब से पहले आप सब लोग जानते हैं कि 1945 में अमेरिका ने अपना जो है परमाणु विस्फोट किया था, और 6 अगस्त 9 अगस्त को उसने जापानी नगरों पर उसका प्रयोग भी कर दिया। ठीक है, और 1945 में अगर देखा जाए तो 1945 में सर्वपूर्ण अधिकार, जो सर्वोच्च देखा जाए शक्ति, या फिर हम कहते हैं परमाणु हथियारों पर एकाधिकार अमेरिका का ही बना था। जब 1949 में सोवियत संघ ने बना लिया, तो अमेरिका को लगा कि अब उसके जब 2 दावेदार हो गए हैं, तो अमेरिका ने जो है उसी समय नाटो का गठन किया था। ठीक है, और उसी नाटो को देखते हुए सोवियत संघ ने जो अपना गठन किया वो है वार्सा पैक्ट। ये भी एक प्रकार से उस समय का सैनिक संगठन था। ठीक है, चलिए, वार्सा पैक्ट का अध्यक्ष, भाई वार्सा पैक्ट जो सैन्य संगठन था, इसका भी अध्यक्ष था सोवियत संघ उस समय का। अगला है, वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? किस सन में? 1955 ईस्वी में। अगला है, पेरोस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है उस समय तत्कालीन यानी लगभग 1991 के रूस के राष्ट्राध्यक्ष जो थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्हीं का ये सिद्धांत है। और उन्हीं के काल में जो है ये सोवियत संघ का विघटन भी हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति भी हुई। फिर सोवियत संगठन क्या बोलते हैं, सोवियत संघ 15 भागों में बट गया। ठीक है, चलिए, अगला है, शीत युद्ध समाप्त हुआ। शीत युद्ध समाप्त हुआ था 1991 में। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है, ये गुरिल्ला युद्ध, परमाणु युद्ध नहीं, कुछ भी नहीं, ना गुरिल्ला युद्ध ना परमाणु युद्ध। शीत युद्ध जो संगठन होता है, ना युद्ध की स्थिति ना शांति। ठीक है, ना युद्ध होता है ना शांति। ठीक है, एक प्रकार से ईर्ष्या द्वेष घृणा जो बनी रहे, ना तो लड़ाई हो और ना ही शांति बनी रहे, वही है शीत युद्ध। ठीक है, अगला है, फुलटन नामक स्थान पर साम्यवाद विरोधी भाषण किसने दिया? तो मित्रों, वो है विंस्टन चर्चिल, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है, साइबर युद्ध। ये फुलटन नामक एक स्थान है, एक कॉलेज में जो है, यहाँ पर विंस्टन चर्चिल को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो वहाँ विंस्टन चर्चिल ने जो भी आग उगला था वो सोवियत संघ के विरुद्ध, साम्यवाद, क्योंकि सोवियत संघ एक साम्यवादी राष्ट्र है, इसलिए साम्यवादी राष्ट्रों के विरुद्ध इन्होंने आग उगला था या विरोधी भाषण इन्होंने दिया था। अगला है, साइबर युद्ध के प्रमुख हथियार हैं। साइबर युद्ध आप समझ सकते हैं, वही कंप्यूटर और इंटरनेट वाले क्या बोलते हैं, इंटरनेट वाला युद्ध। तो इसके जो प्रमुख हथियार हैं वो है कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, साइबर युद्ध को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो मित्रों, ये कई नामों से नाम जाना जाता है, नेट युद्ध, ज्ञान युद्ध, कंप्यूटर युद्ध। याद रखिए, और आपको बता देते हैं, नेट युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, ज्ञान युद्ध, पाफ युद्ध, हैकर्स युद्ध, कई युद्धों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना मान के चलिए कि सूचना उपकरणों में कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इनके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से जितने भी अपराध होते हैं या जितने भी जो है ये युद्ध होते हैं, सब फाइबर की ही श्रेणी में आते हैं। अपराध हो गया, फाइबर अपराध हो गया, युद्ध हो गया, फाइबर युद्ध हो गया। ठीक है, अन्य नाम इसके आपके लिखे चुके हैं, पाफ युद्ध, हैकर्स युद्ध, सूचना युद्ध आदि। ठीक, अगला है, फाइबर युद्ध का लक्ष्य होता है।
मित्रों, फाइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसका हथियार भी कंप्यूटर और लक्ष्य भी कंप्यूटर होता है। ठीक है, जिसका लक्ष्य होता है कंप्यूटर और इंटरनेट। या इस फाइबर युद्ध के द्वारा हम किसी पे बमबारी नहीं कर सकते, किसी इमारतों को हम गिरा नहीं सकते, पुलों को तोड़ नहीं सकते, बिल्डिंगों को नहीं धराशायी कर सकते। केवल कंप्यूटर और इंटरनेट ही इसका प्रमुख हथियार होता है और इसका प्रमुख लक्ष्य भी यही होता है, यानी कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर पर आक्रमण, इंटरनेट द्वारा इंटरनेट को बाधित करना या अन्य कंप्यूटरों पे आक्रमण करना। ठीक है, चलिए, किस युद्ध का हथियार और लक्ष्य समान होते हैं? तो मित्रों, हथियार और लक्ष्य यानी समान वही फाइबर युद्ध के ही होते हैं, जिनमें दोनों का कंप्यूटर और इंटरनेट ही दोनों के क्या बोलते हैं, लक्ष्य भी होते हैं और हथियार भी होते हैं। कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर पर आक्रमण किया जाता है फाइबर युद्धों में। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? कंप्यूटर को किसने बनाया? तो ठीक है, वो हैं चार्ल्स बैबेज। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। अगला है, WWW का पूर्ण नाम है? तो मित्रों, ये है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WW की खोज किसने की थी? कभी आपसे पूछ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी टिम वर्नर-फली। ये कहाँ के हैं? ये भी ब्रिटेन के हैं। ठीक है, चलिए, अगला है, भारत में कंप्यूटर कब से प्रारंभ हुआ? तो मित्रों, कंप्यूटर का विकास जो हुआ था, फिर कंप्यूटर, हम थोड़ा सा इसमें गलती किए हैं, कंप्यूटर का विकास हमें लगना है। ठीक है, तो ये जो प्रारंभ हुआ था 1955 के बाद से। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ठीक, अगला है, हैकिंग, क्रैकिंग, वर्म अटैक, वायरस अटैक, स्पैम मेल, ट्रोजन हार्प आदि संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है मित्रों? फाइबर युद्ध से। अगला है, गुरिल्ला युद्ध को अन्य नामों से जाना जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध को छापामार युद्ध भी कहते हैं, अनियमित युद्ध भी कहते हैं, क्रांतिकारी युद्ध भी कहते हैं। इसमें घ उत्तर आपका सही होगा, ये सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, अन्य इसके नाम है पार्टीजन युद्ध, विप्लवी युद्ध। ठीक है, चलिए, गुरिल्ला युद्ध शब्द है किस भाषा का है? ये स्पेन की भाषा का है, स्पेनिश भाषा का। अगला है, भारत में गुरिल्ला युद्ध के जनक थे? भारत में गुरिल्ला युद्ध के जनक थे शिवाजी, जिसे उस समय छापामार युद्ध कला के नाम से जाना जाता था। आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है? तो ये है मित्रों चीन के माओ त्से तुंग। वही माओ त्से तुंग जिसने 1962 में भारत पर आक्रमण कराया था, वही है माओ त्से तुंग। अगला है, मारो और भागो या हिट एंड रन संबंधित है? तो ये जो है गुरिल्ला युद्ध से संबंधित है। ठीक है, चलिए, पूर्व में फोर करो और पश्चिम में आक्रमण, ये संबंधित है गुरिल्ला युद्ध से। ठीक, गतिशीलता मूल तत्व होता है? तो मित्रों, गतिशीलता जो मूल तत्व होता है विकल्पों में, ना तो परमाणु युद्ध का है, ना शीत युद्ध का है, ये गुरिल्ला युद्ध का है। क्योंकि गुरिल्लों को गतिशील तो होना ही पड़ता है, क्योंकि इनको मारना रहता है और मारकर भागना भी रहता है, इसलिए गतिशील तो इनको होना ही पड़ेगा। गति कम होगी तो पकड़ कर ये मार दिए जाएंगे। ठीक, अगला है, गुरिल्ला युद्ध की सफलता का मूल तत्व है? तो मित्रों, मूल तत्व या प्रथम तत्व जो है वो है जन सहयोग। अगर जनता का सहयोग गुरिल्लों को नहीं मिला तो किसी भी प्रकार की गुरिल्ला कार्यवाही सफल कभी नहीं हो सकती। इतना भी मानिए, अगर जनता का सहयोग जिसको मिलेगा कार्यवाही उसी की सफल होगी। अगर गुरिल्ला कार्यवाही के विरोधियों को मिलेगा जनता का सहयोग तो उनको सफलता मिलेगी, और गुरिल्लों को अगर सहयोग मिला जनता का तो गुरिल्ला कार्यवाही सफल होगी। ठीक है, चलिए, अगला है, सबल के विरुद्ध निर्बलों की युद्ध कला कहलाती है? तो मित्रों, यो है गुरिल्ला युद्ध कला, जहां पर अपने से कई गुना शक्तिशाली सेना के साथ मुकाबला किया जाता है, अपनी छोटी सी सेना के द्वारा। जो अपने से कई गुना शक्तिशाली सेना का मुकाबला करना पड़े तो अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं? गुरिल्ला युद्ध कला। ठीक है, अगला है, जनता के बीच गुरिल्ले उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार जल के बीच मछलियां। मित्रों, ये कथन किसका है? ये कथन है आधुनिक गुरिल्ला युद्ध के प्रमुख विचारक माओ त्से तुंग का, जो कहाँ के हैं? चीन के हैं। ठीक, अगला है, गुरिल्ला युद्ध की सफलता हेतु भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए? जंगल, दुर्गम, पहाड़ी, सभी। तो मित्रों, इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो सभी, क्योंकि गुरिल्ला कार्यवाही के लिए जो भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए वो छुपावदार होना चाहिए, क्योंकि मार कर भागो, भाग कर छुपो, यही उनका सिद्धांत होता है। इसलिए जंगली क्षेत्र होगा, दुर्गम क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा। ठीक है,
दलदले क्षेत्र होंगे तो जो छुपावदार स्थान होंगे, ऊंचे नीचे क्षेत्र होंगे जो छुपावदार होंगे, वही गुरिल्ला युद्ध की कार्यवाही को सफल बना सकते हैं। तो इसमें विकल्प आपका घ सही होगा। ठीक है, सभी। अगला है गुरिल्ला युद्ध की कार्यवाही मूलतः आधारित होती है छल, कपट, गतिशीलता। तो मित्रों इसमें सही होगा आपका सभी। ठीक है, क्योंकि गुरिल्ला कार्यवाही जो कार्यवाही होती है जिसमें अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर से लड़ना है, तो सीधी सी बात हम ये भी जानते हैं कि अपने से अगर कई गुना ताकतवर से लड़ना पड़े तो उससे हम सीधी कार्यवाही के द्वारा हम नहीं लड़ सकते। इसलिए उसमें छल, बल, कपट, गतिशीलता, आश्चर्यचकितजनक कार्यवाही ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला है मनोवैज्ञानिक युद्ध का हथियार नहीं है। कौन सा नहीं है मित्रों? अफवाह, राइफल, मस्तिष्क प्रक्षालन, प्रचार। इतना याद रखिए कि मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के जो प्रमुख हथियार हैं वो है प्रचार, अफवाह या जन प्रवाद। दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारी बातों पे गौर करिए, लिखने व लिखित पे मत जाइए। पहला नंबर प्रचार, दूसरा नंबर अफवाह या जन प्रवाद, तीसरा नंबर कहते हैं मस्तिष्क प्रक्षालन या बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण। ठीक है, ये तीनों हैं। तो इसमें जो राइफल है ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का हथियार नहीं है, यह डायरेक्ट लड़ाई का हथियार है, बॉडी टू बॉडी। ठीक, अगला है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट किस देश की नीति है? तो मित्रों ये जो आपको बता ही चुके हैं, इसके जन्मदाता हैं रूस के मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ उस समय था। तो ये जो है नीति है सोवियत संघ की। ठीक है, चलिए मित्रों ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम लंबा नहीं खींच रहे हैं। बाकी आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।